एक समय रूस का नाम एक देश हुआ करता था और वहां थी ढेर सारी परंपराएं। सब कुछ ठीक है, रूस आज भी है एकदम स्वस्थ, ईश्वर की कृपा उस पर सदैव बनी रहे। लेकिन जब बात पारंपरिक चीजों की आती है तब कुछ चीजें धीरे धीरे अतीत में चली जाती हैं और बस लोक कथाओं का हिस्सा बनकर रह जाती हैं। कम से कम बड़े शहरों के निवासियों को तो ऐसा ही लगता है। उदाहरण के लिए मस्को में हमारे अधिकांश दोस्त और परिचित ये विश्वास करते हैं कि रूसी सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक जूता वालेन्की, जो हमारी सबसे खास पहचान हुआ करता था, अब हमेशा के लिए अतीत का हिस्सा बन गया है। क्या वो केवल लोक कथाओं में बचा है? तो आइए इसकी पड़ताल करते हैं। रूस में पहली बार वालेन्की किसने बनाई, अब ये पता करना तो मुश्किल है, लेकिन जानकार बताते हैं कि 100, 200 और 300 साल पहले तक वोल्गा से लेकर साइबेरिया तक वालेन्की बनाने वाले कारीगरों की संख्या अनगिनत थी। लेकिन अब वो कारीगर गए कहां? किनेशमा इवानोवा ओब्लास्ट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यह ऐतिहासिक बस्तियों की संघीय सूची में शामिल है। इसका पहला उल्लेख 1500 ईस्वी में मिलता है, यानी 500 साल पहले। यहाँ की आबादी कुल 80,000 है, जिनमें सकलोव परिवार भी शामिल है, जो पूरे इवानोवा ओब्लास्ट में वालेन्की बनाने के लिए मशहूर है। इनसे गर्म, आरामदायक और बेहतर जूते नहीं मिल सकते, खासकर रूसी सर्दियों और बर्फ से बचने के लिए। ये पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैली? आपके विचार से क्या कारण है? क्योंकि वालेन्की बनाने की प्रक्रिया काफी श्रम साध्य है। ऊगी और बूट्स जैसे जूते बनाना नमदा ऊन को संसाधित कर उच्च गुणवत्ता वाले वालेन्की बनाने से कहीं ज्यादा आसान है। देखिए, इनमें घास, कांटे और क्या कुछ नहीं है। हम बैठकर इन टुकड़ों को अलग करते हैं, चिपके टुकड़ों को कैंची से काटते हैं। जब कभी एक बोरी साफ ऊन मिल जाती है तो उसे छांटने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, जबकि कई बार बहुत गंदी ऊन मिलती है जिसे साफ करने में कई दिन लग जाते हैं। सकलोव परिवार करीब 35 वर्षों से वालेन्की बना रहा है। वो पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते हैं जो 300-400 साल पहले इस्तेमाल हुआ करती थी। हालांकि एक अपवाद को छोड़कर अब ऊन को साफ करने के बाद इन्हें हाथों से नहीं बल्कि ऊन काटने की मशीन द्वारा संसाधित किया जाता है। वैसे यह तकनीक भी लगभग 100 साल पुरानी है। यह मशीन परिवार के मुखिया वालेरी लियोनेदोविच ने खुद अपने हाथों से बनाई है। कबाड़ का ढेर खरीदा, उसे घर लाया, बैठकर रोने लगा। सोचा अब क्या करूं, और फिर धीरे धीरे कोशिश की। रूसी मर्द हैं हम, खुद ही समझ जाते हैं कि हमें करना क्या है। क्या आपने इसके निर्माण से जुड़ी जानकारी कहीं पढ़ी थी? एक दादाजी ने मुझे बताया था, उंगलियों पर समझाया। उन्होंने कहा चलो शुरू करते हैं। अगर पास से देखें तो प्रक्रिया समझ में आती है। नमदा ऊन के टुकड़े और गुच्छे को रोलर्स पर लपेटा जाता है। रोलर्स अलग अलग सतह और मोटाई के होते हैं जो इसे रोल करते हैं। अंत में ये एक ड्रम पर लपेटी जाती है और ये कंघी इसे पतली पतली परत में खुरचती है, जिसे फिर ड्रम पर लपेटा जाता है। बस यही है वालेन्की के लिए इस्तेमाल होने वाला ऊन। इसे आधा आधा मिला लेते हैं, ठीक है? जितना हो सके एकदम बराबर, कुछ इस तरह। इतना एक बच्चे के वालेन्की हेतु पर्याप्त होगा। इतना एक जोड़ी के लिए? हाँ, इसे वॉल्यान कहते हैं। वॉल्यान अब महिला वर्कशॉप में लौटता है। वहाँ वालेरी लियोनेदोविच की बड़ी बेटी स्वितलाना इस वायलान द्वारा भविष्य के वालेन्की का आधार तैयार करती है। मैं आपको रोशनी में दिखाती हूँ, पता नहीं दिखेगा भी या नहीं, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ऊन एक समान नहीं है। इनकी परतें कहीं पतली तो कहीं सघन है, और मेरा काम है इसे पूरे वालेन्की को लगभग एक जैसा घना बनाना। रूस में वालेन्की बनाने वाले कारीगरों की कमी क्यों है? क्योंकि यह ऐसी नौकरी नहीं है जिसे आप 2 हफ्ते या 1 महीने में करना सीख लें। मैंने शायद 14-15 साल की उम्र में वालेन्की बनाना शुरू किया। अभी भी कुछ चीजें हैं जिसे मुझे दोबारा दोहरानी पड़ती है। एक दिशा में मुझे कम से कम 70 बार रोल करना पड़ता है, सिर्फ एक दिशा में।
देखिए, इस आधार से हमें बस इतने छोटे आकार के जूते मिलेंगे, यानी ऊन कम से कम 2 गुना सिकुड़ती है। अब ये पुरुष वर्कशॉप में पहुंचता है। यहाँ से वॉल्यून की प्रक्रिया शुरू होती है, वो प्रक्रिया जिससे इस जूते का नाम पड़ा। इसे कहते हैं गूंथना, लपेटना, धोना और फेंक देना। आपने एक मशहूर कहावत सुनी होगी, पहले इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया। हाँ, ठीक वैसे ही फेंक दिया। फेंका तब जाता है जब ऊन घटिया किस्म की होती है। ये अच्छी रमानोव किस्म की ऊन है, लेकिन कभी कभी इसे भी 2 दिन तक धोते रहो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आदमी तब तक हार कर इसे कोने में फेंक देता है। यही से मशहूर कहावत आई, पहले इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया। फिर अगले दिन काम पर जुट गए फिर से। ऐसे ही ऊन होती है। खैर, अब लकड़ी के सांचे में फिट करने का वक्त आ गया है। ये 28 नंबर का है और वो 27 का। अभी एलेक्स इसे सांचे में फिट कर देगा। क्या ये भी हस्तकला है? वॉल्यून की धो लिए, अब इन्हें भट्टी में रखेंगे। ये रात भर सूखेगा, अगले दिन इन्हें साफ किया जाएगा। तो अब हम इन्हें कैंची से काटेंगे। वॉल्यून की बनकर तैयार है। जैसा कि प्योतर प्रथम ने कहा था, हैंगओवर का सबसे अच्छा इलाज है खट्टा सूप और नंगे पैरों में वॉल्यून की। आपको नहीं लगता कि ये कला विलुप्त हो जाएगी? पिछले कुछ सालों के रुझान को देखते हुए मुझे लगता है यह परंपरा फिर से जीवित हो रही है। हमारे इवानोवा ओब्लास्ट में ही कई सारे गांव हैं, और सिर्फ हमारा इलाका ही नहीं, पूरे देश की बात करें तो जिन लोगों के घर गांव देहात में हैं, वे सभी वॉल्यून की खरीदते हैं, क्योंकि गांव और देहात के लिए इससे बेहतर जूते की कई कल्पना ही नहीं हो सकती। और ये सच भी है, रूस सिर्फ शहरों में नहीं जीता है। ढेरों लोग हैं जो शहर में काम करते हैं लेकिन गाँवों में ही रहते हैं। साफ दिख रहा है वॉल्यून को अभी म्यूजियम की शोभा बनने में वक्त लगेगा। हालांकि ये निर्भर करता है कि किस तरह के वॉल्यून की बात हो रही है। सकलोव परिवार के इस निजी संग्रहालय में वॉल्यून की कई अनूठी किस्में देखने को मिलती हैं। दरअसल इस शिल्पकार परिवार ने किनेशमा शहर में वॉल्यून का एक पूरा संग्रहालय ही स्थापित कर डाला है। या वो न सिर्फ वॉल्यून के इतिहास के बारे में बताते हैं, बल्कि इसके निर्माण के विभिन्न चरणों को भी प्रदर्शित करते हैं। और हाँ, अच्छे मायनों में अपने कुछ रिकॉर्ड्स का डंका भी पीटते हैं। ये विश्व रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर दर्ज है महज 6 मिलीमीटर लंबी पैर वाला वॉल्यून की। जिस पारंपरिक तरीके से आपने इसे बनते देखा, उसी से बने इस नन्हे जूतों ने इतिहास रचा। यह कोई प्रयोग नहीं बल्कि प्रमाणित विश्व रिकॉर्ड है। इस अनोखे वॉल्यून को वालेरी लियोनिदोविच ने अपने हाथों से बनाया था। रूसी रिकॉर्ड से संतुष्ट न होकर उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हेतु आवेदन किया, पर उन्हें जवाब मिला, ये उपलब्धि महत्वपूर्ण नहीं है। वालेरी ने सोचा, अगर विदेशियों को छोटे वॉल्यून की महत्वहीन लगते हैं, तो मैं दुनिया को सबसे बड़ा वॉल्यून की बनाकर दिखाऊंगा। और इस तरह किनेशमा का 168 सेंटीमीटर ऊंचा वॉल्यून की रिकॉर्ड धारक बन गया। यह पूरी तरह से असली है और एक ही टुकड़े से बना। अगर किसी के पास इतना बड़ा पैर होता या छोटे वॉल्यून की जैसा, तो इनमें चलना आराम से संभव होता। ये प्रतिस्पर्धा सिर्फ लंबाई बढ़ाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका छोटा रूप बनाने की दौड़ भी जारी थी। सकलोव के रिकॉर्ड को चुनौती देने आए प्रसिद्ध ओमस कलाकार और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के धारक अनातोली कनियाका। पहले उन्होंने 3 मिलीमीटर के वॉल्यून की बनाए, तो मैंने 2.5 मिलीमीटर का बनाकर जवाब दिया। उन्होंने फिर 2 मिलीमीटर के बनाए, यानी दोनों में होड़ लग गई। रुको पूरी कहानी तो सुनो। आखिरकार मैंने 1.5 मिलीमीटर के वॉल्यून की बना डाले। तभी उन्होंने मेरा नंबर ढूंढकर फोन किया, मैं तुमसे छोटा वॉल्यून की बनाकर ही दम लूंगा। मैंने जवाब दिया, तो मैं माइक्रोस्कोप खरीद लूंगा। आखिरकार उन्होंने प्रस्ताव रखा, 0.9 मिलीमीटर का बनाओ, फिर हम बराबरी कर लेंगे। वॉल्यून की ना हुई सिलाई, ना हुई ये पुरानी वॉल्यून की से जुड़ी कई कहानियां, गाने और कहावतें हैं जो हमेशा सही नहीं होती। वॉल्यून की जितना ही सरल, अरे वो कहाँ सरल है। हम पहुंच चुके हैं यारोस्लावल। ये रूस के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसकी स्थापना 11वीं सदी में हुई थी। इसका ऐतिहासिक केंद्र यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये शहर सदियों पुरानी परंपराओं को संजोए हुए है। इनमें वॉल्यून की बनाने की परंपरा भी शामिल है। यहाँ एक वॉल्यून की जूता कारखाना है जो लगभग 120 साल से लगातार उत्पादन कर रहा है। ये सकलोव परिवार के छोटे वर्कशॉप जैसा नहीं है, जहाँ रूसी परिकथाओं सा माहौल होता है। यहाँ इस फैक्ट्री में आते ही दिमाग में बस एक शब्द बार बार गूंजता रहता है, औद्योगिकरण। 150 कर्मचारी, लगभग 10 वर्कशॉप, चारों ओर मशीन के घूमने का शोर और भाप की ताप। फर्क ठीक वैसा ही है जैसे घर की सुकून भरी रसोई और किसी बड़े रेस्टोरेंट की भीड़ भाड़ वाली किचन में होता है। ततियाना अलेक्सीयेवना यहाँ कुछ मुख्य शेफ की तरह है, जो नुस्खों को नियंत्रित करती हैं।
हमारे पास एक सुनिश्चित तकनीकी प्रक्रिया है जिसका हम पूरी सख्ती से पालन करते हैं। अगर कोई चीज छूट जाए तो स्वाद ही नहीं आएगा। इसे परफेक्ट बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा? कई तरह के नमदा ऊनों का मिश्रण और विविध प्रकार से उनका प्रसंस्करण। केवल एक ही प्रकार की ऊन क्यों नहीं? वह पूरी तरह से बिखर जाएगी। हाँ, सिर्फ अलग अलग ऊनों का सटीक अनुपात ही नहीं, बल्कि उत्पादन से निकले कचरे यानी कटिंग के टुकड़े भी इस्तेमाल हो जाते हैं। मशीनें इन्हें फिर से ऊन में बदल देती हैं। इस तरह ये एक जीरो वेस्ट प्रोडक्शन है। यह शंकुनुमा पट्टी है। इसे बेल्ट पर रखकर पानी से भिगोएंगे और 2 बार दबाएंगे। फिर इसी शंकुनुमा पट्टी से हमारे भविष्य के वालेंकी का आकार और मोटाई तय होगी। ये कोई परी कथाओं का जूता नहीं है जिसे कोई पात्र पहनेगा। यह भी काफी फैला हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि प्रोसेसिंग के बाद ये कितना सिकुड़ जाएगा? यह लगभग आधा हो जाएगा। अब हम उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण चरण वाल्का पर पहुंचे हैं। यही वह पल है जब वालेंकी अपना वास्तविक रूप लेता है। आपको याद है, सकलोव वर्कशॉप में ये काम सिर्फ एक आदमी करता था। यहाँ यह प्रक्रिया 4 चरणों में होती है, जिसमें 4 गुना ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। और ये सब हाथ से नहीं बल्कि मशीनों से होता है। हालांकि कुछ काम जैसे साइज मिलाना और जोड़ी बनाना अभी भी हाथों से ही किया जाता है। हमारे यहाँ मोटे तौर पर वे 30 नंबर की साइज पर सेट हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान यहाँ 29 या 31 साइज का भी हो सकता है। यहीं पर हम सही साइज फाइनल करते हैं। हाँ, हम इन पर ब्रांच चिन्ह लगाते हैं और फिर आगे जोड़े मिलाते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारे वालेंकी दाएं और बाएं पैर के हिसाब से नहीं होते, इसीलिए हर एक को उसकी जोड़ी से मिलान करवाई जाती है। इसके लिए रंग, साइज और शेप एक जैसे होने चाहिए। फिर ये जोड़े ट्रिमिंग के लिए आगे जाते हैं। बिल्कुल जुड़वा भाइयों जैसे एकदम मिलते जुलते निकलते हैं। इस कारखाने की यात्रा ने हमें साबित कर दिया है कि वालेंकी जितना साधारण वाली कहावत बिल्कुल गलत है। यहाँ की जटिल तकनीकी प्रक्रिया देखकर समझ में आता है कि वालेंकी बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। और रोज 800 जोड़े यानी सालाना लगभग 2 लाख जोड़े का उत्पादन ये साबित करने के लिए काफी है कि आज भी रूसी वालेंकी की मांग कितनी ज्यादा है। अब तो इस कहानी का अंत हो जाना चाहिए, पर कैसे हो? हमारी सर्दियां तो कभी खत्म नहीं होती। जब तक रूस की धरती पर बर्फ की चादर बिछी रहेगी, ठंडी हवाएं सरसराती रहेंगी, वालेंकी की ये कहानी हमारी इस विरासत की पहचान बचाए रखेंगी।